गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 3 फरवरी मैं यहाँ लिख देता हूँ। और आज आपको ना थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ चीज़ें एक प्रॉपर वे में मिलने वाली हैं आपको। यहाँ पर आप जो नए हैं स्टूडेंट्स उनको मैं बता दूँ, यहाँ पर आप सीखते हैं डेली न्यू वर्ड्स और ऑलमोस्ट PYQ रहते हैं या फिर कभी आए हुए एग्जाम में रिपीटेड आते की है। और यहाँ पे रूट वर्ड भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो बात है ही है, आप भी जानते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं PDF के लिए। अगर आप PDF जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दूसरा है हिंदू की बुक ऐप तो मिलेगी आपको यहाँ पर। इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं नई नई चीज़ें प्राप्त करने के लिए। यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन है ना, ये मैं सब बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ये आपके Tier 1, ठीक है, CGL में आए हुए थे। क्लियर? अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको आता है जरूर मुझे कमेंट कर दें। एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस, एक ऐसा प्लेस जिसको अक्सर आप सोचते हैं, ठीक है, जो आपके दिमाग में रहता है। स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन, ऐसा कहा जाए कि वहां पर हर तरीके का परफेक्शन है, कमियां निकाल ही नहीं सकते आप, ठीक है। एंड हैप्पीनेस, और वहां पे सुखद है, मतलब हैप्पीनेस है। तो ऐसे के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट निकालना है। कहने का मतलब है यहाँ पे एक वर्ड बताना है जो इस स्टेटमेंट के लिए एकदम फिट बैठ रहा है, ठीक है। वर्ड क्या क्या है भाई? एक यूटोपिया, यूफेरिया, इन्फर्नो, डिस्टोपिया। अगर आपको मीनिंग पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्टोपिया ये पहला वर्ड, ठीक है, मैं उल्टा एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे से ऊपर की ओर। अगर डिस्टोपिया की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है अराजकता। क्या होता है? लॉलेसनेस, यानी कि अराजकता, यानी कि यहाँ पे कोई रूल नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, ऑर्डर नहीं है, लॉ नहीं है, वो सारी चीजें, यानी कि हम बोलेंगे लॉलेसनेस, लॉलेसनेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्टोपिया। इन्फर्नो, पता है मैंने एक इनर ली थी, मुझे नहीं पता किस ब्रांड की है, बट उस पर लिखा था इन्फर्नो। फिर मैंने तभी उसमें ये वर्ड याद किया था, तकरीबन आज से 5-6 साल पहले। और इसका मतलब होता है एक आग, जैसे कहते हैं नरक की आग, ठीक है। कहते हैं कि आप गलत काम कर रहे हो तो जब नरक में जाओगे वहाँ पे आप एक गर्म तेल में डाले जाओगे तो भूना जाएगा आपको। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट रहती है लोगों की। तो इसका मतलब ही यही है कि एक ऐसी आग में डाल दिया जाएगा, धधकती हुई आग में, जलती हुई आग में, जिससे कि आपको बहुत पीड़ा हो, बहुत दर्द हो, ठीक है, अटर पेन हो। कहने का मतलब ये है। तो नरक की आग इन्फर्नो हो गया, ठीक है, वही इनर के अंदर है। अब आगे देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, क्या हो सकता है जिसको हम हेल कहते हैं? और क्या हो सकता है? एक प्लेस ऐसा जहां पर आपको परेशान किया जाता है, यानी कि प्लेस ऑफ, मैं पेश लिख गया, प्लेस ऑफ टॉर्मेंट कह सकते हैं। टॉर्मेंट का अंदर दुख देना, परेशान करना, ये सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। वर्ड समझ में आ रहे होंगे। आप ऐसे ही लिखें, PDF जरूर ले लें जिससे कि आप याद कर पाए। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है एक परम सुख, मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है। आप बहुत ही पीसफुल लाइफ में हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, किसी बात का दुख नहीं है। जैसे कि सिद्धार्थ, यानी कि महात्मा बुद्ध को दिया गया था जब वो सिद्धार्थ थे बचपन में, ठीक है, लेकिन जब संन्यास लिया तो चीज़ अलग थी। यानी उससे पहले जो था उन्हें परम सुख था, किसी भी बात का दुख नहीं था, वो वाला केस समझ में आ गया होगा। दूसरा है, इसका मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि एंजॉय या जॉय हम बोल सकते हैं। अच्छा, और क्या बोल सकते हो? ब्लिस बोल सकते हो, ठीक है। एक वर्ड है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो आपके लिए बहुत ही सुखद हो लेकिन ओरिजिनली नहीं हो, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर्ग, यानी कि हेवन, ठीक है।
क्लियर। और क्या बोल सकते हैं, पैराडाइज। तो ये मीनिंग तो समझ आ ही गए होंगे आपको, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। क्लियर। ये पैराडाइज और हेवन, ये ध्यान रखना। और ये किसके वर्ड है, यूटोपिया। यूटोपिया कौन सी जगह होती है, एक ऐसी इमेजिनरी जगह, ठीक है, ऐसी स्थिति जहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट हो और हैप्पीनेस हो लाइफ में, उसे बोलते हैं यूटोपिया। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है लाइक शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भाई ये पैराजम्बल है, गिवन है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अगर इजी हुआ तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। डिलीशियस सी आ बेक चॉकलेट केक। ओके, देखिए यहाँ बहुत इजी है। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे प्रोनाउन एक ही है, ये वाला, नाउन का तो जिक्र ही नहीं है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब नाम वगैरह ये सब। तो सेंटेंस हमारा प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के फॉर्म में। अब इसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, यही रहेगा ना। अच्छा देख लेते हैं। बेक्ड मुझे बता रहा है ये पास्ट का है, यानी सी बेक्ड, सी बेक्ड। अब आ होना चाहिए क्योंकि इसके बाद नाउन आएगा, क्योंकि ये आर्टिकल है। सी बेक्ड आ, ठीक है, डिलीशियस लिख देता हूं, डिलीशियस चॉकलेट केक। ठीक है। अब आप देखिए इसमें हमने किया, ये आर से स्टार्ट किया भाई, आर के बाद पी, आर के बाद पी यहाँ पर है, आर के बाद पी यहाँ भी है, आर के बाद पी यहाँ भी है, आर के बाद पी इसमें नहीं है, यानी कि हमारे लिस्ट में अभी 3 है, तीनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ताकि आपको बढ़िया मजा आया देखने में। तो आर के बाद पी है, पी के बाद हमारा क्यू है, और क्यू के बाद हमारा डिलीशियस यानी कि ओ। तो हमारा सीक्वेंस है ना आर पी क्यू ओ, ठीक है, ठीक है। तो किस में है, आर पी क्यू ओ, आर पी क्यू ओ, और चॉकलेट एच वाला है, ठीक है। तो पहला ही पार्ट हमारा क्या बन गया, एकदम सीक्वेंस बन गया, यानी फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इससे पहले वाली की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसे हाईलाइट करने की कोशिश करूं, तो अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट इसमें आंसर था, ठीक है ना। और अगर आप इसमें देखें तो हमारा भी इसमें भी फर्स्ट पार्ट क्या था, आपका आंसर था। इसी तरीके से समझ गए होगे, इसमें कोई टफ तो है नहीं कोई भी चीज़। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ही वॉज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, ये क्या मीनिंग है इसका, टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। मैं पेन लेता हूँ सबसे पहले, और कलर ब्लैक, ठीक है। टेकिंग अप टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। ही वॉज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, टू द मैटर, किसी भी मैटर में, ऑफ टेकिंग अप, वो लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसे कोई जिम्मेदारी मिलती है या जिम्मेदारी दी जाती है तो वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, केयर नहीं करता। अब बोला है इन्होंने, अंडरलाइन है, उसकी जगह क्या रिप्लेस किया जा सकता है, कौन से सेंटेंस से, ठीक है, देख लेते हैं। बाय द मैटर ऑफ, एट द मैटर ऑफ, इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप, जब भी कोई मैटर दिया जाता है इसे, ठीक है, या वो सॉरी लेता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, जिम्मेदारी नहीं दिखाता बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम दिखाएंगे, एक वर्ड होता है इन द मैटर, ये फ्रेज कह सकते हो आप। इसको अगर मैं बोलूं, इसका मतलब होता है कंसर्न, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात, कंसर्न। इसका मतलब ये हुआ कि ही वॉज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कंसर्निंग, यानी कि लेने में, किस चीज़ को, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी लेने में वो क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। तो इन द मैटर
ऑफ टेकिंग अप, ये इन द मैटर होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये फ्रेज याद कर लें या इसका मीनिंग सही याद कर लें, ठीक है। फिलहाल थर्ड फॉर्म या थर्ड हमारा जो ऑप्शन है वो क्या आपका आंसर है, ठीक है। मुझे कलर भी चेंज करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। इजी था, कोई बड़ा नहीं था इसमें, कोई कठिन था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेयर स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्यूकर आइडेंटिफाई बाय स्टेला, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence। यानी हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें ऑफ फ्रॉग वेरी क्यूकर, तो अगर आप देखें इसी सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, स्पीशीज का मतलब होता है एक ऐसी कैटेगरी या जाति के जानवर जो कम पाए जाते हैं, क्योंकि रेयर बोला गया किसकी, ऑफ फ्रॉग्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वर, अब चूंकि ये सब पूरा का पूरा इंडिकेशन जो दिया गया है फ्रॉग के द्वारा वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने वर लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आता। वेरी क्विकर, ठीक है, वेरी क्विकर, ओके। आइडेंटिफाई बाय स्टेला, आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। अगर आप देखें आइडेंटिफाइड, ये एक वर्ब है, क्या है, वर्ब। और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। अब एडवर्ब तो है नहीं, यहाँ पे इन्हें ईआर लगा दिया है, यानी नाउन बनाने की कोशिश की है, तो एरर जो है मेरे हिसाब से क्विकर में ही है। अब देख लेते हैं, इन फ्रॉग वर वेरी क्विकर, नो, फ्रॉग वर वेरी क्विकली, ठीक है, या ऑफ फ्रॉग वर वेरी क्विकली, ये वाला होना चाहिए। यानी रेयर स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, यानी फ्रॉग की जो स्पीशीज है वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाई बाय स्टेला, यानी स्टेला से द्वारा क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया। यानी ऑप्शन नंबर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, आई टेक अ पेन, तो आप देखें ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली, फोर्थ पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये एडवर्ब है और एडवर्ब ही वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसे पढ़ें। देखो यहाँ जो दो सेंटेंस स्टार्ट हुए हैं वो इट से हुए हैं, और इट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन किसकी जगह आता है, नाउन की जगह, यानी इससे पहले क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं भाई क्या है। तो यहाँ पर अगर नाउन की बात करें, एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस, नहीं हो सकता। आ स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, नहीं, एक ऐसी फैमिली है जिसमें पेरेंट्स हैं और मैक्सिमम उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक छोटी सी फैमिली है, कहने का मतलब ये है। अगर यहाँ पे अगर देखें आप, तो मेरा सेंटेंस एक बार यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, इसे एक बार देख लेते हैं, सी से स्टार्ट होना चाहिए। और सी से जब मैंने देखा तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, ये तो हमारे लिस्ट से बाहर है। चलो पहले इनको 50-50 चेक कर लेते हैं भाई, सीन क्या है। सी से स्टार्ट करते हैं। अ फैमिली इज वन विद पेरेंट एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, एक ऐसी फैमिली जिसमें 2 पेरेंट्स हैं और 2 ही बच्चे हैं। अब या तो बी से स्टार्ट करूँ या ए से स्टार्ट करूँ, तो बी क्या है, इट इज ए गुड टू बी अ स्मॉल फैमिली, या फिर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर का मतलब अकेला। तो मुझे अगर सी से स्टार्ट में करना स्टार्ट करूँगा अभी, तो सी के साथ मुझे देना पड़ेगा ए। इट इज ऑल्सो गुड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, छोटी सी फैमिली कहलाती है। सी के बाद ए, तो इसे ही पूरा पढ़ लेते हैं। डी देखो, एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस, यानी कि छोटी छोटी फैमिली होती है उसका एक अलग ही एडवांटेज होता है, बहुत सारे फायदे मिलते हैं उन्हें। बी का मतलब क्या है, इट इज अ गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि स्मॉल फैमिली होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट का, ये चीज़ें जो होती हैं उनका अच्छे से मैनेजमेंट हो पाता है, ठीक है, जो भी उनके पास साधन है। तो बी, ठीक है, सी ए बी क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या रह गया हमारे पास, डी रह गया, तो डी नहीं, बी रह गया ना, तो बी हो गया हमारा। डी क्या था,
एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस पहले ही पढ़ दिया, यानी कहने का मतलब ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँ, ये पीडीएफ ऐसी ही मिलेगी आपको ईजिली। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो समझ गए होगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी तरीके से समझ गए होगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा इशू है, फिर आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिल पाएंगी। क्लियर, जैसे ही शॉर्ट आउट होता है फिर एकदम वीडियो आपको रेगुलर बेस में मिलेगी। हाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ आपने मुझे झेला, आपने चीज़ें देखने की और समझने की कोशिश की। ठीक है, और अगर नए हो चैनल पे तो लाइक कर देना, कमेंट कर सकते हो क्योंकि कम्युनिटी में भी यही क्वेश्चन डालता हूँ, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, जरूर सॉल्व कीजिए, कैसे लग रहे हैं, इजी है नहीं है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।